नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज अपन जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, आज वो सब्जेक्ट शुरू करेंगे अपन फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। अपन ने सेकंड सेमेस्टर में जब सिलेबस एनालिसिस किया था तो उसमें अपने एक सब्जेक्ट थी फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। अपने 6 थ्योरी की सब्जेक्ट लगेगी, उसमें से एक है फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी के बारे में अपन ने किए थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं कीट विज्ञान, आधारभूत ये कीट विज्ञान। और ये है 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। कितने क्रेडिट की सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स? 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, जिसमें से 2 क्रेडिट का अपना थ्योरी का पेपर रहेगा और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल पेपर है वो रहने वाला है। 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब है कि एक वीक के अंदर है एंटोमोलॉजी की कॉलेज के अंदर अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में 3 क्लासेज है वो लगने वाली है। उनमें से 2 क्लासेज वो थ्योरी की लगेगी और 1 क्लास लगेगी वो प्रैक्टिकल की लगेगी। एक वीक के अंदर की बात है। और अगर अपने 2 क्लासेज थ्योरी की लगेगी तो यहाँ से जो अपने नंबर इसके अंदर अगर अच्छे आते हैं तो अपने ओजीपी है, ओवरऑल ग्रेड परसेंटेज, वो भी है अपने अच्छे बनेंगे। तो इस एंटोमोलॉजी का और 3 क्रेडिट की जो भी सब्जेक्ट है उन सभी को है वो ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना। एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी से जो फंडामेंटल्स है इनके क्वेश्चन है, कोई भी अपन कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं या जेआरएफ प्री पीजी का एग्जाम देते हैं तो उनमें भी एक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने इस प्रकार से नोट्स तैयार किए हैं कि वो अपने थ्योरी के एग्जाम में भी काम आ जाए और वो ही के नोट्स है जो अपने आगे कम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी अपन फाइट करते हैं डब्ल्यूओ वगैरह का, तो उसमें भी ये काम आ जाए। आज अपन बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी की। इस प्रकार से नोट्स तैयार है कि आप सबके वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम और थ्योरी का एग्जाम होगा अपना इस सेमेस्टर का, उसमें भी है वो काम आ जाएंगे। जिसका फंडा क्लियर होगा वो ही आगे है सब्जेक्ट अच्छी कर पाएगा। तो जो भी अपने फंडामेंटल सब्जेक्ट है उन फंडामेंटल सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए और अपने फंडामेंटल सब्जेक्ट को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं। अब शुरू करते हैं अपना आज की क्लास को। इसके फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का जो अपना फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है, उस चैप्टर का नाम है हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया, यानी कि भारतीय परिदृश्य में एंटोमोलॉजी की क्या इतिहास है। वैसे तो अपन इसकी हिस्ट्री की बात करें अगर एंटोमोलॉजी की, तो एंटोमोलॉजी का कीट है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से कीट है वो पनपते हुए आ रहे हैं। अलग अलग वातावरण परिवर्तन के साथ में अपने आप को अलग अलग वातावरण में ढालते हुए उसमें शारीरिक बनावट में परिवर्तन करते हुए परंपरा से है वो चलते आ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर कब से है वो कार्य करना शुरू किया, इसके ऊपर किस लेखक ने है सर्वप्रथम कीट विज्ञान के बारे में बताया था, एंटोमोलॉजी के बारे में बताया था, उन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज का अपना फर्स्ट चैप्टर है वो रहने वाला है भारत में कीट विज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। यानी कि एंटोमोलॉजी है जो कीट विज्ञान है, इसकी भारत में क्या इतिहास है, कब है कीटों के बारे में खोज की, कोई नया कोई भी कीट विज्ञान के बारे में बुक्स वगैरह लिखी है वो कब किसने लिखी है, उन सब के बारे में अपन आज बात करें। पहले अगर मैं आपको थोड़े एंटोमोलॉजी के जनरल अपन जनरल बात करें तो एंटोमोलॉजी है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है एंटोमोलॉजी की अगर मैं बात करूं, एंटोमोलॉजी है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है एंटोमोलॉजी, ग्रीक भाषा। अपन ने जब जेट आईसीआर की तैयारी की थी तो तब अपन ने भी कोचिंग में बहुत से सरों ने कहा था कि जिसके पीछे लॉजी लगता है, क्या लॉजी या नॉमी, जिसके पीछे भी लॉजी या नॉमी लगता है वो कौन सी भाषा के शब्द होती है? वो लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। कोई भी ऐसा शब्द जिसके पीछे लॉजी या नॉमी लगा है, जैसे एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, वो कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। इनका एक अपवाद है वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी है वो लैटिन और ग्रीक दोनों लैंग्वेज से मिलकर बना होता है। और उसके अलावा अगर अपन बात करें कल्चर की, कल्चर शब्द की बात करें तो जिस शब्द के पीछे भी एक कल्चर शब्द लगा होता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द होता है? कल्चर शब्द जिस शब्द के भी पीछे लगा होता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछ ले जिसके पीछे लॉजी शब्द लगा है, लॉजी या नॉमी शब्द होता है वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। इनमें आपको पोमोलॉजी को हटा देना है, ये अपवाद है। और कल्चर शब्द लगा होता है वो लैटिन लैंग्वेज के शब्द होते हैं। अब बात करते हैं अपन एंटोमोलॉजी की। तो एंटोमोलॉजी है ये ग्रीक भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है? एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द है?
एंटोमोन और दूसरा शब्द है वो है लोगस। एंटोमोलॉजी किस भाषा, ग्रीक भाषा के दो शब्दों एंटोमोन और लोगस से है वो मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूं एंटोमोन की, तो एंटोमोन का जो मीन होता है वो होता है इंसेक्ट। एंटोमोन का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट। और लोगस की बात करूं तो ट्रू स्टडी, टू स्टडी, यानी कि जो इंसेक्ट मतलब होता है कीट। कीटों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। अध्ययन करना, टू स्टडी या अध्ययन करना। कीटों का अध्ययन जिस भी शाखा के अंदर अपन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी है ये जूलॉजी की ब्रांच है। क्या? इट इज ए जूलॉजी की ब्रांच है। ये है एक जूलॉजी, जो अपने जीव विज्ञान है, जूलॉजी की ब्रांच है। कीट विज्ञान किसकी ब्रांच है? कीट विज्ञान जूलॉजी की ब्रांच है, जूलॉजी। जूलॉजी की वो शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का है वो अध्ययन किया जाता है, कीटों की शारीरिक बनावट, कार्य की, और उनका है इकोलॉजी। इंसेक्ट है वो इकोलॉजी के साथ में क्या संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। अपन उस शाखा को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो एंटेमोन और लोगस से मिलकर बना होता है। ये एक जूलॉजी की शाखा है। तो शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर को। यहाँ लिखा है कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन क्या है उसकी अगर अपन बात करें तो एंटोमोलॉजी शब्द है कीट विज्ञान ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एंटोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? एंटोमोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द है एंटोमोन और लोगस। इन दो शब्दों से है वो एंटोमोलॉजी शब्द बना है। एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट। एंटोमोन का मतलब क्या होता है? एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट। और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि एंटोमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी या अर्थ ज्ञान करना। अर्थात कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीट के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान की डेफिनेशन की बात करें तो क्या है कि कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की वह शाखा है, जूलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीट के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें कीटों का कार्य की, कीटों की शारीरिकी, उसके अलावा अपन जो कीटों का इंसेक्ट इकोलॉजी है उनका अध्ययन किया जाता है, तो वो कीट विज्ञान कहलाता है। जंतु जगत में लगभग 20 समुदाय है, उनमें से आर्थ्रोपोडा समुदाय सबसे बड़ा है। जो जंतु जगत है, जंतु जगत में कई संघ है, उनमें से जो आर्थ्रोपोडा संघ है वो सबसे बड़ा संघ है। कौन सा संघ? आर्थ्रोपोडा संघ है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ है, ये ध्यान रखना है। आर्थ्रोपोडा संघ है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जो इंसेक्ट आते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कौन से संघ के अंतर्गत आते हैं? इंसेक्ट है, जो कीट है, वो आर्थ्रोपोडा संघ के आते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा वर्ग है। कौन सा? इंसेक्टा वर्ग। आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत है वो अपने कीट आते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ की बात करूं तो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और अगर उसके अलावा मैं बात करूं इंसेक्टा की बात करूं तो आर्थ्रोपोडा का वर्ग इंसेक्टा है, उसके अंदर है इंसेक्ट आते हैं। ये इंसेक्टा वर्ग भी सबसे बड़ा वर्ग है, जिनमें वर्ग अधिक जटिल एवं विशाल है। अब अपन बात करते हैं कीट विज्ञान का अध्ययन है कौन कौन सी शाखाओं के अंतर्गत अपन करते हैं, उन शाखाओं की बात करते हैं कि कीट विज्ञान का अध्ययन अपन कौन कौन सी शाखा के अंतर्गत कर सकते हैं। पहले मैं बात करूं मार्फोलॉजी की। किसकी? मार्फोलॉजी या आकारिकी। तो कीट के शरीर की रचना के अध्ययन को आकारिकी अथवा आकृति विज्ञान मार्फोलॉजी कहते हैं। जो कीट के शरीर की रचना होती है, कीट के शरीर की बनावट होती है, उस कीट के शरीर की बनावट के अपन अध्ययन जिस शाखा में करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? मार्फोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। आकारिकी या कीट आकारिकी विज्ञान के नाम से अपन जानते हैं। इस मार्फोलॉजी को है पुनः 3 उप शाखाओं में विभाजित किया गया है। जो अपनी मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी जो अपनी मार्फोलॉजी शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं अपन? किसका अध्ययन करते हैं? कीट की रचना या कीट के शरीर की बनावट की अपन अध्ययन करते हैं। इस मार्फोलॉजी को है पूर्ण 3 उप शाखाओं के अंदर वर्गीकृत किया गया है। उन अगर उप शाखाओं की अगर मैं बात करूं तो पहला है शरीर रचना विज्ञान है, एनाटॉमी। कौन सी है? पहली जो उप शाखा है मार्फोलॉजी की वो है एनाटॉमी या शरीर रचना विज्ञान। दूसरा है हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान, जिसके अंतर्गत अपन ऊतकों का अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी। और जो तीसरी है वो है कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। कौन सी? साइटोलॉजी। जो अपनी मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी को तीन भागों में, तीन उपशाखाओं में वर्गीकृत किया गया है, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। एनाटॉमी के अंतर्गत अपन कीट के आंतरिक और बाह्य भागों का अध्ययन करेंगे, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत कीट के ऊतकों का अध्ययन करेंगे, और साइटोलॉजी में अंतर्गत है अपन कीट की जो कोशिकाएं होती है उनका अध्ययन करते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि जो अपनी मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी शाखा को, मार्फोलॉजी ब्रांच को तीन उप शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया है, उसका अपन को है वो ध्यान रखना है। अगर मैं तीन उप शाखाओं की बात करूं तो हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी ये उप शाखाएं होती है, और एनाटॉमी ये तीन उप शाखाएं होती है। एनाटॉमी की मैं बात करूं तो एनाटॉमी के अंतर्गत अपन कीट के बाह्य तथा आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी में अपन क्या करते हैं? कीट के बाह्य तथा आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा हिस्टोलॉजी की मैं बात करूं, ऊतक विज्ञान की बात करूं तो इसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना आप, एनाटॉमी में अपन क्या करते हैं? पहले अपने एनाटॉमी, एनाटॉमी में अपन क्या करते हैं? कीट के आंतरिक तथा बाह्य भागों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कीट के आंतरिक तथा बाह्य भागों का अध्ययन करते हैं, बाह्य भागों का अध्ययन करते हैं। कीट के आंतरिक तथा बाह्य भागों का अध्ययन करते हैं, वो एनाटॉमी होती है। मार्फोलॉजी की उप शाखाएं होती है एनाटॉमी। उसके अलावा मैं और शाखा की बात करूं तो अगली अपनी शाखा आती है, वो आती है हिस्टोलॉजी। कौन सी आती है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की मैं बात करूं तो इसमें कीट के जो ऊतक और अन्य तत्व होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अपन किसका करते हैं? कीट के ऊतक तथा अन्य तत्वों का अध्ययन करते हैं, अन्य तत्वों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? कीट के ऊतक तथा अन्य तत्वों का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा मैं तीसरी उपशाखा साइटोलॉजी की बात करूं, तीसरी उपशाखा कौन सी है? साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? साइटोलॉजी के अंतर्गत अपन कोशिका बनावट का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? कोशिका की बनावट, कोशिका का है वो अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं? मार्फोलॉजी की जो उप शाखा साइटोलॉजी है, इस साइटोलॉजी के अंतर अपन कोशिका का अध्ययन करते हैं। तीसरी उप शाखा है अपनी कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। इस उप शाखा के अंतर्गत शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और कोशिका तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अगर अपन को पूछे कोशिकाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? कीट की कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं अपन साइटोलॉजी के अंतर्गत। कीट के ऊतक का पूछे तो ऊतक का अध्ययन करते हैं अपन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। और कीट के बाह्य अंग या शारीरिक या आंतरिक अंगों के अपन को पूछे तो उसका अपन करना है एनाटॉमी। तो ये तो हो गई अपने मार्फोलॉजी की उप शाखाएं। तीन उप शाखाएं हो गई मार्फोलॉजी की, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। अब उससे आगे अपन बात करते हैं अगला एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। अगली जो अपनी शाखा है भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान में अपन किसका अध्ययन करते हैं? अंडे से भ्रूण बनने तथा उसे वयस्क बनने का अध्ययन है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कोई भी कीट है, मादा कीट जब अंडे देती है, उस अंडे से भ्रूण बनने, भ्रूण से वयस्क बनने का जो अध्ययन किया जाता है वो अपन किसके अंतर्गत करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अंडे से भ्रूण का बनना तथा उसे वयस्क बनने का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो एम्ब्रियोलॉजी में अपन को ध्यान रखना है भ्रूण विज्ञान। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत अपन अंडे से जब भ्रूण बनेगा और भ्रूण से वयस्क बनेगा, उसके बीच की जितनी भी अवस्थाएं आएगी उनके बनने की जो प्रक्रिया है उन सब का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। अगला है वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की मैं बात करूं तो इसमें के अंतर्गत कीटों का वर्गीकरण एवं उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का वर्गीकरण और लक्षणों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? अपन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की बात करूं तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? कीटों का वर्गीकरण, कीटों का वर्गीकरण है। कीटों के वर्गीकरण का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं? वर्गीकरण तथा लक्षण।
कीटों के वर्गीकरण और लक्षणों का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। और अगर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है अपने कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस की एक बुक है सिस्टम ऑफ नेचर, जिसका 10वां संस्करण है 58 में प्रकाशित हुआ। इसके अंतर्गत उन्होंने वो द्विनाम पद्धति और कीटों का है वर्गीकरण सर्वप्रथम दिया था कैरोलस लीनियस ने, जिसको अपन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अपन कीटों का वर्गीकरण तथा उसके लक्षणों का है वो अध्ययन करते हैं। कीटों का वर्गीकरण और उनके लक्षणों का अध्ययन है वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। अगला अपना आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या करते हैं? कीटों का उनके वातावरण तथा पर्यावरण से क्या संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में अपन क्या करते हैं? इंसेक्ट इकोलॉजी की मैं बात करूं तो इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत कीटों का वातावरण के साथ में क्या संबंध है, कीटों का जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के साथ में क्या संबंध है, किस प्रकार से एनवायरमेंट से वो अपने आप को इंटरकनेक्शन या अंतर संबंध बनाते हैं, उन सब का अध्ययन है अपन इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला सेमेस्टर के अंदर है एक अपने सब्जेक्ट भी आने वाली है आईपीएम एंड इंसेक्ट इकोलॉजी। उस इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत अपन इस सब पूरी सब्जेक्ट को है पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं हिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं? हिस्ट्री की। यह तो हो गई नॉर्मल सा का बात हो गई कि अपने कीटों का कीट विज्ञान क्या होता है और कीट विज्ञान का अध्ययन अपन कीटों का अध्ययन है कौन कौन सी शाखाओं के अंतर्गत करते हैं उसकी अपन ने बात कर ली। अब अपना जो मेन चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी उसकी बात करने वाले हैं। इस चैप्टर से है तो बड़े हैं वो थ्योरी के क्वेश्चन तो कम बनने वाले हैं, लेकिन न्यू टाइप और जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं उन न्यू टाइप और मिड टर्म एग्जाम के अंदर है यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ से बड़ा है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कम बनता है। तो बात करते हैं अपन हिस्ट्री की शुरुआत की। तो पहला अपना हिस्ट्री है वो 1758 के अंदर ही बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अपन बात करेंगे 1758 की। अगर मैं 1758 की बात करूं, 1758 में क्या हुआ था? 1758 के अंदर जो कैरोलस लीनियस है जिसके अपन बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान का जनक, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस थे जिसको अपन अब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ये लिखा है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। तो इन कैरोलस लीनियस की एक बुक थी, क्या थी? एक बुक थी जिसका नाम था सिस्टम ऑफ नेचर, सिस्टम ऑफ नेचर। उनकी बुक का क्या नाम था? सिस्टम ऑफ नेचर था। इस बुक का 10वां संस्करण, कब? 10वां संस्करण जो कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस की बुक है सिस्टम ऑफ नेचर। इस सिस्टम ऑफ नेचर का 10वां संस्करण है वो 1758 के अंदर है वो प्रकाशित हुआ था। इस 10वां संस्करण की मैं बात करूं कि इस 10वें संस्करण में ऐसा क्या है कि जिससे अपन इसको पढ़ते हैं। इस 10वें संस्करण की मैं बात करूं तो इस 10वें संस्करण के अंदर द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति तथा ये 10वां संस्करण है वो कीट विज्ञान से संबंधित है। किसे? कीट विज्ञान से संबंधित है। और इसके अंदर है वो द्विनाम पद्धति दी गई है। द्विनाम पद्धति क्या होती है? जिसमें अपन किसी कीट, पौधे या जंतु का है वो वैज्ञानिक नाम लिखते हैं लैटिन भाषा के अंदर। पहला नाम वंश होता है, दूसरा नाम होता है वो जाति होता है। तो 10वें संस्करण के अंदर है कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी और साथ में एक कीट विज्ञान का है वो बात की थी। तो अपन को ध्यान रखना है कि 1758 के अंदर कैरोलस लीनियस की बुक सिस्टम ऑफ नेचर का 10वां संस्करण है वो प्रकाशित हुआ था, जिसके अंदर है वो द्विनाम पद्धति दी गई थी। क्या दी गई थी? द्विनाम पद्धति के बारे में वो बताया गया था, द्विनाम पद्धति दी गई थी। उससे बाद में अपन बात करते हैं 1789, 1779, 1779 की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर जे जी कोइंग ने, ये मेडिकल अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है वो शुरू किया था। सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं भारतीय कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया था तो 1779 के अंदर 1779 के अंदर है डॉक्टर जे जी कोइंग ने सर्वप्रथम भारतीय कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है वो शुरू किया था। ये भी अपन को ध्यान रखना। उसके बाद में आता है 1782,
1782 में डॉकर नामक वैज्ञानिक ने लाह कीट पर अपना प्रकाशित किया था। अगर मैं बात करूं 1782 की, 1782 के अंदर डॉकर नाम के वैज्ञानिक था जिन्होंने वो लाह कीट पर अपना प्रकाशन प्रस्तुत किया था। लाह कीट पर जो लेसिफर लेका होता है, लाह कीट होता है अपना लेसिफर लेका, जिससे लाह है वो प्राप्त की जाती है, उस पर 1782 के अंदर डॉकर ने अपना प्रकाशित किया था। उसके बाद में बात करूं मैं 1785 1785 की मैं अगर बात करूं 1785 की, तो 1785 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1785 के अंदर वो कोलकाता में हुई थी। कहां पर हुई थी? कोलकाता के अंदर हुई थी। और इस सोसाइटी के द्वारा अनेक प्रकाशन वो प्रकाशित किए गए। 1785 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता के अंदर की गई और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा कीट विज्ञान तथा अन्य पर अनेक प्रकाशन वो प्रकाशित किए गए। बात अपन और अगली बात करते हैं। अगला है 1790 अगर मैं 1790 की बात करूं तो 1790 के अंदर रॉक्सबर्ग नामक वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाह के कीटों पर अपना विस्तृत लेख प्रस्तुत किया था। 1790 की मैं बात करूं 1790 की बात करूं 1790 के अंदर रॉक्सबर्ग नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? रॉक्सबर्ग नामक एक वैज्ञानिक थे, वो वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड थे। किससे थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने वो लाह कीट पर अपना विस्तृत लेख प्रस्तुत किया था। उससे पहले मैं अगर बात करूं तो 1789 के अंदर डॉकर ने 1782 में डॉकर ने लाह कीट पर प्रकाशन प्रस्तुत किया था। उसके बाद में 1790 के अंदर रॉक्सबर्ग ने लाह कीट पर अपना प्रकाशन प्रस्तुत किया था। अगला है 1791 में डॉक्टर जे एडरसन ने कोयर्सिनियल स्केल कीटों पर अपना विस्तृत लेख प्रस्तुत किया था। 1791 के अंदर डॉक्टर जे एडरसन ने कोयर्सिनियल स्केल कीटों पर अपना विस्तृत लेख प्रस्तुत किया था। 1800 में बच्चूनन ने दक्षिण भारत में लाह कीट पालन की संभावना के बारे में बताया था। किसने? 1800 के अंदर। 1800 की मैं बात करूं तो 1800 में बुचानन नामक वैज्ञानिक थे। बुचानन ने वो दक्षिण भारत साउथ इंडिया के अंदर लाह कीट के पालन की संभावना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि साउथ इंडिया के अंदर भी लाह कीट का पालन किया जा सकता है। उसके बाद में 75 साल बाद में 1875 में भारतीय म्यूजियम की स्थापना कोलकाता के अंदर की गई थी। भारतीय म्यूजियम की मैं बात करूं तो भारतीय म्यूजियम की स्थापना 1875 के अंदर की गई। कब की गई? 1875 के अंदर भारतीय म्यूजियम की स्थापना कोलकाता के अंदर वो की गई। 1883 के अंदर 1883 के अंदर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की शुरुआत की गई। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की शुरुआत में मैं बात करूं तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की शुरुआत कब की गई थी? 1883 के अंदर की गई थी। कब? 1883 के अंदर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की वो शुरुआत की गई। भारत में इन दोनों संगठनों की स्थापना के बाद कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन की ओर ध्यान दिया गया। कौन सा? एक तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और दूसरा भारतीय म्यूजियम की स्थापना। जब ये दोनों बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई तो उसके बाद में एशियाटिक सोसाइटी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना के बाद में कीट वैज्ञानिक पर ज्यादा वो ध्यान दिया गया। कीट के विज्ञान पर अधिक ध्यान दिया गया। कई पत्रिकाएं इनके द्वारा जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ने प्रकाशित में अत्यधिक योगदान दिया था। उसके बाद में बात करते हैं 1892 की 1892 की, तो हम्सन ने कीटों पर 4 प्रकाशन प्रस्तुत किए थे 1892 के अंदर। 1892 के अंदर हम्सन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कीटों पर 4 प्रकाशन प्रस्तुत किए थे 1892 के अंदर। अब बात करते हैं अपन 1893 की 1893 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1893 की मैं अगर बात करूं तो 1893 के अंदर रोचनी भारतीय चींटियों पर प्रकाशित किया गया लेख था। भारतीय चींटियां होती हैं जो इंडियन चींटियां थी, भारतीय चींटियां पर एक लेख लिखा गया जिसका नाम था रोचनी। क्या नाम था? रोचनी नामक एक लेख लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1893 के अंदर। 1893 के अंदर भारतीय चींटियों पर एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका नाम क्या था? रोचनी था, जो भारत में जैविक कीट नियंत्रण का सबसे पहला रिकॉर्ड था। अगर मैं भारत में जैविक कीट नियंत्रण के पहले रिकॉर्ड की बात करूं तो 1893 के अंदर लिखा गया रोचनी नामक भारतीय चींटियों पर प्रकाशन था, वो था भारत में जैविक कीट के नियंत्रण का सबसे पहला रिकॉर्ड।
उदाहरण स्वरूप इनमें सफेद चींटियों को स्तर सामानों पर लगाकर लाल चींटियों से सुरक्षित किया गया। रोशनी लेख में क्या है कि रोशनी लेख में अपन को बताया गया कि जो भी अपना कोई स्तर सामान है उसके ऊपर अगर अपन सफेद चींटियों को चिपका देते हैं तो लाल चींटियों से उसकी सुरक्षा की जा सकती है। भारत सरकार ने फौना ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन शुरू किया था। फौना ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन भी है 1893 के अंदर है वो शुरू किया गया था। 1893 के अंदर है फौना ऑफ ब्रिटिश इंडिया का भी प्रकाशन शुरू किया गया। 1897 के अंदर 1897 की मैं बात करूं तो बिंदम के मुद्दे पर हाइमेनोप्टेरा मधुमक्खी पर लेख लिखा गया। उसी समय कीटों के अन्य समूह जैसे कैलियोप्टेरा, हेमिप्टेरा और ओडोनाटा पर लेख प्रकाशित किए गए। 1897 के मैं बात करूं 1897 की बात करूं तो 1897 में हाइमेनोप्टेरा गण पे हाइमेनोप्टेरा, कैलियोप्टेरा और हेमिप्टेरा, ओडोनाटा आदि गण होते हैं, इन पर वो लेख का प्रकाशन शुरू किया गया था। इन पर लेख लिखने शुरू किए गए थे। उसके बाद मैं बात करूं 1889 की मैं बात करूं तो भारतीय म्यूजियम कोलकाता ने 5 खंडों में भारतीय म्यूजियम नोट्स प्रकाशित किए थे। 1890 के अंदर 1889 के अंदर जो भारतीय म्यूजियम कोलकाता है इन्होंने 5 खंडों में भारतीय म्यूजियम नोट्स प्रकाशित किए थे। अगला है 1901 में लियोनेल डी नाइसवेल भारत सरकार ने पहले कीट वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त की गई। 1901 के अंदर भारत सरकार ने सबसे पहले कीट वैज्ञानिक के रूप में नियुक्ति की थी। वो किसकी की थी? लियोनेल डी नाइसवेल की है, जो भारतीय कीट विज्ञान में है। जो प्रथम भारतीय कीट वैज्ञानिक थे वो कौन थे? लियोनेल डी नाइसवेल की है, वो नियुक्ति की गई थी 1901 के अंदर। फिर 1903 की मैं बात करूं तो 19वीं सदी में अधिक आर्थिक कीट विज्ञान तथा व्यवहारिक कीट विज्ञान का भारत में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया हुआ। 1903 की मैं बात करूं तो 19वीं सदी में आर्थिक कीट विज्ञान तथा जो व्यवहारिक कीट विज्ञान है उनका है भारत में व्यापक स्तर पर उपयोग करने लगे। व्यवहारिक कीट विज्ञान एक नए क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया था 19वीं सदी में। 19वीं सदी के अंदर है व्यवहारिक कीट विज्ञान एक नए विज्ञान के एक नए क्षेत्र के रूप में वो उभर कर अपने सामने आया था। उसके बाद में मैं बात करूं 1905 की। अगर मैं 1905 की बात करूं तो पूसा में इंपीरियल अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। 1905 की मैं बात करूं तो 1905 में पूसा में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। उसके बाद इस संस्थान को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थानांतरित किया गया। अपन ने ये तो पढ़ा ही है 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में है पूसा की स्थापना की गई थी, इंपीरियल कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई थी। उसके बाद में वहां पर है वो भूकंप और बाढ़ से वो नष्ट हो जाता है और उसको है फिर अपन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में वो दिल्ली में स्थापित कर देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं 1906 की। 1906 की बात करूं मैं 1906 में तो इंडियन इंसेक्ट पेस्ट एंड इंडियन इंसेक्ट लाइफ प्रोफेसर मैक्सवेल के द्वारा लिखी गई एक बुक्स थी। क्या थी? प्रोफेसर मैक्सवेल के द्वारा, ये गैलेन मैक्सवेल नहीं है, प्रोफेसर मैक्सवेल है। प्रोफेसर मैक्सवेल के द्वारा इंडियन इंसेक्ट पेस्ट एंड इंडियन इंसेक्ट लाइफ है वो बुक लिखी गई थी। इंडियन क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन इंसेक्ट पेस्ट एंड इंडियन इंसेक्ट लाइफ बुक के लेखक कौन है, तो अपन को बताना है प्रोफेसर मैक्सवेल। लाइब्रेरी को हेड कीट विज्ञान विभाग IARI नई दिल्ली में नियुक्त किया गया था। उसके बाद में 1906 में ही है जो लेफोरी नामक वैज्ञानिक थे, लेफोरी को है कीट विज्ञान विभाग में हेड के रूप में IARI नई दिल्ली में इनको नियुक्त किया गया था। उसके बाद राज्य सरकारों ने भी कीट वैज्ञानिक नियुक्त किए थे। जैसे मद्रास की मैं बात करूं तो मद्रास में 1912 में कीट वैज्ञानिक नियुक्त किए गए। पंजाब में 1919 के अंदर नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश में 1922 में है कीट वैज्ञानिक नियंत्रण वो है नियुक्त किए गए थे। उसके बाद में मैं आगे बात करता हूं तो 1914 के अंदर TB फ्लेचर मद्रास स्टेट के पहले सरकारी कीट वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक सम साउथ इंडियन इंसेक्ट प्रकाशित की थी। 1914 के अंदर सम साउथ इंडियन पेस्ट इंडियन इंसेक्ट कीट
सम साउथ इंडियन इंसेक्ट नामक पुस्तक है 1914 के अंदर टीबी फ्लेचर नामक वैज्ञानिक ने वो प्रकाशित की थी। तो ये भी है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बुक्स का नाम है वो पूछ सकते हैं कि सम साउथ इंडियन इंसेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सम साउथ इंडियन इंसेक्ट नामक पुस्तक के लेखक है वो है टीबी फ्लेचर। कौन है? टीबी फ्लेचर है, जो मद्रास स्टेट के पहले सरकारी कीट वैज्ञानिक थे। मद्रास स्टेट के पहले सरकारी कीट वैज्ञानिक 1912 में नियुक्त किए गए थे टीबी फ्लेचर, जिन्होंने 1914 के अंदर सम साउथ इंडियन इंसेक्ट नामक बुक्स का है प्रकाशन किया था। और प्रोफेसर मैक्सवेल के द्वारा लिखी गई बुक्स थी, उसका नाम था इंडियन इंसेक्ट पेस्ट एंड इंडियन इंसेक्ट लाइफ। इन बुक्स का और लेखकों का नाम अपन को है वो याद रखना जरूरी है, एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं न्यू टाइप के अंदर, और अपने जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है 1916 1916 की मैं बात करूं तो भारतीय म्यूजियम की नेचुरल हिस्ट्री सेशन को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया। जो भारतीय म्यूजियम की नेचुरल हिस्ट्री सेशन था, उस नेचुरल हिस्ट्री सेशन को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बनाया गया? तो 1916 के अंदर है। भारतीय म्यूजियम की नेचुरल हिस्ट्री सेशन को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया 1916 के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं अपन 1921 की। यह भी है इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट सन है 1921 कि कपास के कीटों की जांच के लिए भारतीय केंद्रीय कपास समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय केंद्रीय कपास समिति का गठन कब किया गया? तो भारतीय केंद्रीय कपास समिति का गठन है 1921 के अंदर किया गया था। 1921 के अंदर है भारतीय केंद्रीय कपास समिति का गठन किया गया था। और क्यों किया गया? तो कपास के कीटों की जांच करने के लिए। किसके लिए? कपास के कीटों की जांच करने के लिए भारतीय केंद्रीय कपास समिति का गठन 1921 के अंदर है वो किया गया। उसके बाद में आता है 1925। 1925 की मैं बात करूं तो भारतीय लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। भारतीय लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? तो भारतीय लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1925 के अंदर है की गई। अपन को ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सेन है। इंडियन लैग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लैग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? 1925 के अंदर की गई थी। इंडियन लैग इंस्टीट्यूट, भारतीय लाख रिसर्च अनुसंधान की स्थापना 1925 के अंदर की गई। फिर 1940 के अंदर टीवी रामकृष्ण अय्यर ने अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी प्रकाशित की, जो कृषि छात्र और कृषि वैज्ञानिकों की लंबी जरूरत को भी पूरा करते हैं। इंपोर्टेंट बुक्स है ये, हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स एंटोमोलॉजी। बुक्स का नाम क्या है? हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन आ सकता है कि हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स एंटोमोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई? तो हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स एंटोमोलॉजी बुक से लेखक है वो है टीवी रामकृष्ण अय्यर। कौन है? टीवी रामकृष्ण अय्यर। टीवी रामकृष्ण अय्यर। टीवी रामकृष्ण अय्यर ने बुक लिखी थी हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स एंटोमोलॉजी। हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स एंटोमोलॉजी बुक्स किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बुक्स लिखी गई थी टीवी रामकृष्ण अय्यर के द्वारा, और 1940 के अंदर लिखी थी। कब लिखी थी? 1940 के अंदर है हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स एंटोमोलॉजी बुक्स का प्रकाशन हुआ था, वो टीवी रामकृष्ण अय्यर ने किया था। उसके बाद में 1968 के अंदर डॉक्टर MS मनीष की बुक्स है जनरल एंटोमोलॉजी। कौन सी? जनरल एंटोमोलॉजी बुक्स के लेखक कौन है? डॉक्टर MS मनीष। जनरल एंटोमोलॉजी बुक्स के लेखक कौन है? डॉक्टर MS मनीष। यह भी अपन को ध्यान रखना है कि जनरल एंटोमोलॉजी बुक्स के लेखक कौन है? डॉक्टर MS मनीष। उसके बाद अपन को ध्यान रखना है टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। क्या? टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। तो टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है डॉक्टर HS प्रुत्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर HS प्रुत्स के द्वारा टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी लिखी गई है। ये 1969 के अंदर लिखी गई है। उसके बाद में मैं बात करूं डॉक्टर प्रधान के द्वारा इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स बुक्स है वो लिखी गई है। ये बुक्स है, आप ध्यान रखना, इन बुक्स को है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। यहाँ फिर अपने कम्पिटेटिव एग्जाम में PDPG JRF के अंदर ये बुक्स है अमूमन पूछी जाती है कि जनरल एंटोमोलॉजी बुक्स किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर MS मनीष के द्वारा। टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई? तो डॉक्टर HS प्रुथ के द्वारा है वो लिखी गई। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर प्रधान के द्वारा है, जो इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स नामक बुक्स का है लिखा गया। फिर बात करते हैं इससे आगे तो 1946 के अंदर
भारत सरकार ने पौध संरक्षण निदेशालय की स्थापना है वो शुरू की थी। क्या? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। पौध संरक्षण निदेशालय की शुरुआत भारत में कब गई थी? 1946 के अंदर, 1946 के अंदर। उसके अलावा बात करते हैं अपन 1951, डॉक्टर R.H. पैटर्न ने रेजिस्टेंस शब्द का प्रयोग किया था। रेजिस्टेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? R.H. पैटर्न ने 1951 के अंदर किया था। किसने? 1951 के अंदर, 1951 के अंदर R.H. पैटर्न नामक वैज्ञानिक ने रेजिस्टेंस शब्द का प्रयोग किया था। रेजिस्टेंस शब्द का मतलब होता है प्रतिरोधी। क्या? कोई भी फसल कीट प्रतिरोधी होती है, कीटों का उस फसल के अंदर प्रकोप कम होता है या आक्रमण नहीं होता है, तो उस फसल को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं या प्रतिरोधी फसल कहते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट्स पुस्तक है वो लिखी गई थी। क्या? इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट्स। फिर 1960 के अंदर डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया मोनोग्राफी बाई Y.R. राव के द्वारा लिखी गई थी। क्या? डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया जो मोनोग्राफी है वो किसने लिखी थी? डॉक्टर Y.R. राव ने वो लिखी थी। साइलेंट स्प्रिंग बाई रिचेल कृष्ण। साइलेंट स्प्रिंग नामक बुक है वो किसने लिखी थी? रिचेल कृष्ण के द्वारा लिखी गई थी 1962 के अंदर। फिर 1969 के अंदर द मोनोग्राफी ऑन इंडिया थाइनोप्टेरा डॉक्टर बाई T.N. आनंद कृष्ण। डॉक्टर T.N. आनंद कृष्ण के द्वारा थाइसेनोप्टेरा गण के ऊपर है वो क्या मोनोग्राफी लिखी गई थी 1969 के अंदर। तो ये है अपनी मुख्य रूप से हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी। मोस्ट हिस्ट्री थी वो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा भी है कि एक जोधपुर के अंदर है वो टिड्डी सूचना का है वो केंद्र खोला गया था। उसके अलावा भी कई सारे हैं जो मोस्ट हिस्ट्री थी वो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता देना, तो उसका आपको है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास में भी ये क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।